स्वागत है आपका। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं, जैसा कि आप टाइटल में देख सकते हैं, आज बात होगी हमारी एजुकेशन को लेकर। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, राइट टू एजुकेशन, इसी पे बात हमारी होने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट जो है आर्टिकल 21 तक मैंने बात किया हुआ था। उसमें मैंने बताया हुआ था कि आज जो है 21 यानी कि आर्टिकल 21 का ही जो है उसमें जो जोड़ा गया था आर्टिकल 21A, आज उसी को हम लोग समझने वाले हैं। ये कितना महत्वपूर्ण है, आज ये अगर आप वीडियो देखते हैं चीजें आपको स्पष्ट रूप से समझ आएगी कि ये कितना बड़ा जो है एक्ट बनाया गया। ये 2002 में हमारे यहाँ पे संविधान में एक संशोधन हुआ जिसको हम लोग कहते हैं 86th अमेंडमेंट, यानी कि 86वां संशोधन हुआ। संशोधन क्या होता है, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है कि संशोधन का क्या मतलब होता है। संविधान में जब भी कोई सुधार करना होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, संशोधन कहते हैं। कुछ जोड़ना हो या उसे कुछ निकालना हो उसे संशोधन हम लोग कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज्यादा मतलब डिटेल में मैंने बात किया हुआ है कि इसके प्रावधान क्या है, किस तरीके से इसको किया जा सकता है, क्या तरीके हैं, सारे प्रोसेस को मैंने समझाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिएगा, पूरे डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। तो यहाँ पे 86th अमेंडमेंट होता है। तो 86th अमेंडमेंट होने के साथ ही क्या होता है, यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है और 2002 में यहाँ पे ये बनता है, यहाँ पे ये बिल पास होता है जब वहां पे अटल जी की सरकार हुआ करती थी उस समय। उसके बाद यहाँ पे फाइनली जो है ये कानून के रूप में, चूंकि इसमें लिख दिया गया था कि ये तो आपका जो है 2002 में ये जो है ये आपका अमेंडमेंट तो हो गया था, संशोधन तो हो गया था, लेकिन फाइनली जो है इसको कानूनी यहाँ पे लिख दिया गया था उसी में कि ये इसको अधिकार तब मिलेगा जब ये विधि द्वारा इसको पारित कर दिया जाएगा। तो ये आपका जो है पहले जो अधिकार यहाँ पे डीपीएसपी का हुआ करता था, ये डीपीएसपी क्या होता है अभी समझेंगे। उसको जो है मूल अधिकार कर दिया गया था, फंडामेंटल राइट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। ये क्या होता है, अभी सारी चीजों को एक एक करके जो है ना हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले तो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया है, ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। क्यों जरूरी है एजुकेशन, और अगर एजुकेशन नहीं होता है किसी इंसान के पास तो कितना ज्यादा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, इन सारी चीजों पे आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, ये आर्टिकल 21A, आर्टिकल 21 में इसको क्या किया गया, 21A में जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, द राइट टू एजुकेशन एक्ट इंश्योरिंग एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड, सारे बच्चों के लिए क्या करता है, यहाँ पे देश के जितने सारे बच्चे हैं सबके लिए इंश्योर करता है, सुनिश्चित करता है कि आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे एजुकेशनल राइट मिलेगा। चलिए अब जो है ना यहाँ पे डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया 86th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट फिर से मैं कह रहा हूं, आपको मैंने समझाया है। ये वीडियो जो है मैंने बनाया हुआ उसमें आप देखिएगा, बहुत डिटेल में समझ में आएगी। कब ये हुआ था, तो 2002 में इसे जो है इंट्रोड्यूस किया गया था, अटल जी की सरकार थी, और बाद में इसी में लिख दिया गया था ये अधिकार आपको तब मिलेगा, बच्चे को अधिकार ये तब मिलेगा जब ये कानून बन जाएगा। तो हमारे यहाँ पे कानून बना था 2009 में, इसको हम लोग बोलते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो यहाँ पे हमारा बना था ये 2009 में बना था, और 2009 में बनने के बाद ये हमारा पूरा का पूरा जो है इसको पारित किया गया था 2010 में, अप्रैल 2010 में इसको क्या किया गया था, पारित किया गया था। तो अप्रैल 10 में पारित हुआ, यहाँ पे अगस्त 2009 में जो है इसको यहाँ पे बिल पास हुआ था सदन में, जो कि पता है यहाँ पे मनमोहन जी की सरकार उस समय हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट किया गया। अगर हम कुछ पॉइंट्स को समझे तो पहले ये डीपीएसपी का हिस्सा हुआ करता था। डीपीएसपी क्या होता है, इसका मतलब अभी तो हम समझ रहे हैं, आर्टिकल 21 तक बात कर ही लिए हैं। अब इसके बाद जो है वैसे भी आर्टिकल आने वाला है। डीपीएसपी का हिस्सा होता है यहाँ पे 35 से लेकर आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 35 तक तो नहीं, 36 कह सकते हैं। आर्टिकल 36 से लेकर आप कहिए 51 तक जो आर्टिकल जाता है इसको हम लोग बोलते हैं डीपीएसपी। इसका क्या मतलब होता है, फंडामेंटल से अलग है, हाँ कह सकते हैं, थोड़ा अलग है बातें तो आपको जो है ना ये कहिए फ्यूचर फंडामेंटल, ऐसा आप समझिए। ये डीपीएसपी का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, इसको बोलते हैं जो यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी, यानी कि इसमें एक बातें साफ की गई है कि ये जो अधिकार यहाँ पे 36 से लेकर 51 तक जो अधिकार यहाँ पे आपको दिया गया है, इसमें क्या है, आप सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते। जो भी अधिकार यहाँ पे आपको मिले हुए हैं, जो भी अधिकार यहाँ पे मिले हुए, इसमें आप सरकार के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते, भैया ये आपको देना पड़ेगा। तो कुल मिला के क्या है, यहाँ पे सरकार प्रयास करेगा। इसमें बार बार कहता है, जैसे पहले यहाँ पे एजुकेशन का अधिकार यहाँ पे 45 में लिखा हुआ था, आर्टिकल 45 में लिखा हुआ था कि 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। 14 वर्ष तक बच्चों को
यानी कि 14 ईयर चाइल्ड को हम क्या करेंगे, 14 ईयर तक के चाइल्ड के बच्चों को हम क्या करेंगे, यहां पे निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेंगे, फ्री एजुकेशन देने का प्रयास करेंगे। निश्चित नहीं कह रहे हैं, कंफर्म की बात यहां पे नहीं थी, लेकिन बाद में हुआ क्या, यहां पे इसी को शिफ्ट किया गया, ये आर्टिकल जो 45 देख रहे हैं, इसी को शिफ्ट कर दिया गया कहां पे, तो 21A में, अभी जो हम अभी पढ़ रहे हैं 21A में इसको शिफ्ट किया गया, जो कि यहाँ पे डीपीएसपी का नॉर्मल मतलब समझिए कि सरकार पे इस पे आप दबाव नहीं डाल सकते कि भैया आपको देना ही पड़ेगा, ये सरकार यहाँ पे प्रयास कर सकती है, सरकार के हाथ में है, ठीक है। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, जो मूल अधिकार है, 12 से लेकर जो 35 तक जो मूल अधिकार है, इसमें सरकार को देना ही पड़ेगा, और इसी के भीतर जो है आर्टिकल 21A भी शामिल हो जाता है। तो यहां पे अब जो एजुकेशन हो गया है, अब सरकार को यहां पे देना ही पड़ेगा, इसमें जो है सरकार के पास अब दूसरा कोई विकल्प नहीं है। यहां पे एजुकेशन, अब जो कि आपको पता भी होगा, हर एक जो है जितनी भी सारी जो है सरकार के अंडर में जितनी सारी जो है यहाँ पे स्कूलें आती है, उसमें हर हाल में आपको क्या करना पड़ेगा, एजुकेशन देना पड़ेगा, और जो कि आपको मालूम है यहाँ पे ये व्यवस्थाएं की गई है। 2009 के बाद ये चीजें जो है ना बहुत डिटेल में यहाँ पे सामने जो है ना प्रखर रूप से हमारे बीच आया। एक जो जब मूल अधिकार ये बन गया, तो यहाँ पे अब देख सकते हैं यहाँ पे सुविधाएं अब जो है बच्चों को, या हमारे देश के अब आप समझिए यहाँ पे जो गरीब जो वंचित लोग हैं उनके लिए यहाँ पे बेनिफिट निकल के सामने आता है। अब एक चीज यहाँ पे समझना है कि यहाँ पे और क्या क्या चेंजेस हुआ। जब यहाँ पे सबसे पहले जब आर्टिकल अब देखें तो 21 में जब शिफ्ट किया गया, तो 45 में जो पहले 14 वर्ष तक बच्चों को देने का प्रयास करेंगे, इसमें अब चेंज कर दिया गया। इसमें क्या चेंज कर दिया गया, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 45 में अब चेंज करके कर दिया गया है कि भैया अब हम क्या करेंगे, यहां पे 6 वर्ष तक, अब यहां पे कर दिया गया है 6 वर्ष तक बच्चों को क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, देखरेख यानी कि केयर, और साथ साथ में क्या करेंगे, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ये दोनों हम क्या करेंगे, देने का प्रयास करेंगे। अब यहां पे 6 वर्ष तक कर दिया गया है। कितने वर्ष तक कर दिया गया, 6 वर्ष तक। पहले का कितना तक था, 14 वर्ष तक बच्चों के लिए जो है ना प्रयास करेगा। यहां अभी भी प्रयास ही करने की बात है, यहां पे चल रही है, ठीक है, क्योंकि डीपीएसपी का हिस्सा होता है। डीपीएसपी में आमतौर पे यहाँ पे सरकार पे आप दबाव नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या करना होता है, आपको अधिकार जो है सरकार जैसे उनके पास स्थितियां मजबूत होती चली जाएगी, वो क्या करते चले जाएंगे, वो वहां पे देने का प्रयास करते चले जाएंगे। तो ये बातें यहाँ पे स्पष्ट करी गई है। तो यहाँ पे अभी भी देख रेख है, एक तो यहाँ पे चेंज हुआ, दूसरा जैसा कि मैंने बताया आर्टिकल 21A में जो है यहाँ पे लिख दिया गया है कि यहाँ पे अब क्या करेगा, विधि द्वारा, यहाँ पे कानून बन जाने के बाद क्या, यानी कि विधि द्वारा क्या होगा, विधि द्वारा यहाँ पे जब कानून बन जाता है, यानी कि कानून जब 2009 में बना, तो विधि द्वारा क्या होगा, ये आपको मूल अधिकार के रूप में मिल जाएगा। मूल अधिकार ये आपका होगा अब जो है यहाँ पे, जो कि शिक्षा का अधिकार अब जो हो गया है, क्या हो गया, मूल अधिकार हो गया, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जो कि सरकार को अब देना पड़ेगा। तो ये चेंज यहाँ पे हुआ, आर्टिकल 21 में ये चेंज किया गया, और साथ ही साथ एक चेंज और किया गया जिसको बोलते हैं आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में जो है ना मूल कर्तव्य है, हमारी क्या जिम्मेदारी है, सरकार तो आपको दे रही है, सारी बेनिफिट दे रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको दुरुपयोग करें। कई बार क्या होता है, जैसे मान लेते हैं, हम कहते हैं ना जो ट्रेन होती है या ऐसे चीज जो सरकारी बसें होती है, या फिर हम लोग देखते हैं सरकारी हॉस्पिटल होता है, तो कहते हैं ये आपकी संपत्ति है, आप उसका देखभाल करें। तो यहाँ पे क्या होता है, इसी प्रकार से ये हमारा कर्तव्य है। सरकार अगर हमें कुछ मुहैया करवा रही है, हालांकि वो आपको पता है सरकार क्या मुहैया करवाएगी, जो भी करवाती है सारा पैसा तो हम सबका ही होता है, क्योंकि टैक्सेस तो हम ही सब पे करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे मूल कर्तव्य जोड़ा गया है 1970, जब यहाँ पे अगर बात करें 1976 में मूल कर्तव्य को इंट्रोड्यूस किया गया था, जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। उस समय अगर देखें तो इंदिरा गांधी शासन में थी, तो उन्होंने ही क्या किया, मूल कर्तव्य को यहाँ पे ऐड किया है। उसमें टोटल जो है विषय हुआ करते थे, अभी वर्तमान में तो 11 हो गया है, 11 हो गया है। यहाँ पे टोटल देखें तो 51, इस तरीके से देखिए तो 51 क ख ग घ करके इस तरीके से पूरा कर दिया गया है। अब इंग्लिश में बोले तो A B C, इस तरीके से पूरा का पूरा K तक कर दिया गया है। इस तरीके से देखें तो अब पूरा K तक कर दिया गया है पूरा। इससे पहले जो है यहाँ पे अगर देखें, ये जो अभी आप देख रहे हैं ना 40, जो यहाँ पे 86th अमेंडमेंट हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट बना, इसके बाद एक चीजें और जोड़ दी गई यहाँ पे। इसमें एक प्रावधान और कर दिया गया, जब संशोधन हुआ ना 2002 में, जब संशोधन हुआ यहाँ पे 86th अमेंडमेंट हुआ, राइट टू एजुकेशन एक्ट जब बना हमारे यहाँ पे 2009 में, तो जब संशोधन हुआ, ये बात समझ पा रहे कि जब संशोधन हो गया यहाँ पे कि अब जो है क्या होगा, शिक्षा जो होगा मूल अधिकार होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे उससे पहले 10 विषय हुआ करते थे, इसमें टोटल विषय 10 थे मूल कर्तव्य में।
मूल कर्तव्य क्या होता है, आप तिरंगे का सम्मान करें, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिन्होंने देश को बनाया है, उनका आप सम्मान करें, देश को जो है ना एक साइंटिफिक टेम्परामेंट देना, ये सारी बातें इसमें लिखी हुई है, बहुत डिटेल में आगे समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, 51 यहाँ पे जो ए में जो है टोटल पहले 10 विषय थे, जिसको बाद में यहाँ पे जब यहाँ पे ये आया, ये जब यहाँ पे संशोधन हुआ, उसके बाद इसमें एक और ऐड कर दिया गया, जो कि 10 के बाद आप समझिए अभी 11 टोटल हो गया है। तो ए बी सी डी करके इस तरीके से आप यहाँ पे के में जब जाएंगे तो के में ये लिख दिया गया कि भैया क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो एजुकेशन जो है ना क्या करेगा, यहाँ पे पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी दे दी गई है। पेरेंट्स या फिर जो है ना गार्जियन, या फिर देखें तो गार्जियन, पेरेंट्स या गार्जियन को यहाँ पे एक जिम्मेदारी दिया गया कि हमने शिक्षा का अधिकार आपको दे दिया है, लेकिन स्कूल तक उसको क्या करना, आपको पहुंचाना, सुरक्षित वापस से लाना, यह गार्जियन की भी जिम्मेदारी होगी कि यह भी ध्यान रखेगा जो सरकार ने जो हमें जो है बेनिफिट जो हमें दे रहा है एजुकेशन को लेकर, तो हम क्या करें, उसका लाभ उठाएं। और ऐसे में बच्चा खुद कैसे लाभ ले पाएगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको गार्जियन को एक्टिव होना पड़ेगा और जाके वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको सुरक्षित जगह पर जहां भी स्कूल है, जिस जगह पे आपकी स्कूल जो है वहां पे बनी हुई है, वहां तक पहुंचाना, उनको लाना, उनका केयर करना, ये सारी चीजें गार्जियन के ऊपर जो है यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई कि आपको भी ये क्या करना पड़ेगा। ये अगर बच्चों को शिक्षित करना है तो आपको भी उतना ही ध्यान देना पड़ेगा जितना कि हम कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे एक बातें और ऐड कर दी गई। तो ये सब बातें समझ पा रहे होंगे किस तरीके से यहाँ पे सारे बदलाव किए गए। आर्टिकल 21A में यहाँ पे बोला गया कि विधि बन जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे ये मूल अधिकार आपका हो जाएगा। विधि बन गया, 2009 में बन गया विधि, और बन जाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे और भी चेंज किसमें हुआ, तो 45 में भी चेंज किया गया, इसमें भी चेंज किया गया कि जहां पे पहले जो है 14 वर्ष तक के बच्चों को देने का प्रयास करेंगे, अब क्या कर दिया गया, 6 वर्ष तक के बच्चों को यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखरेख करेंगे, तक 6 वर्ष तक देखरेख करने का प्रयास करेंगे और शिक्षा भी उसको देने का कोशिश करेंगे। तो ये बातें कर दी गई। लेकिन जब यहाँ पे आर्टिकल 21A विधि बन गया तो 2009 का विधि में बेसिक क्या बातें यहाँ पे रही है, तो अगर हम देखें तो 2009 के कानून में बेसिक क्या क्या बातें यहाँ पे जो यहाँ पे देखी जाती है। तो सबसे पहले कहा जाता है कि सबसे पहले 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या करेंगे, निःशुल्क, यानी कि क्या करेंगे, निःशुल्क शिक्षा हम देंगे। निःशुल्क शिक्षा क्या करेंगे, देने का प्रयास यहाँ पे करेंगे, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, इसमें जो है कोई खर्चे उसके नहीं आएंगे। जो भी सरकारी स्कूल है, जो भी उसके भीतर जो भी सरकार के कंट्रोल में स्कूल है, वो सब जो है यहाँ पे क्या कर सकते हैं, निःशुल्क शिक्षा पा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बातें क्या की गई, तो यहाँ पे कही जाती है कि एक तो हम यहाँ पे ये तो शिक्षा देंगे ही, साथ ही साथ 25% आरक्षण की बात करते हैं। यहाँ पे 25% जो है क्या करेंगे, आरक्षण देंगे। किसको, आरक्षण हम देंगे जो निचले किस्म के जो व्यक्ति हैं, यानी कि निचले तबके के जो लोग हैं, निचले तबके यानी कि जो वंचित लोग हैं, उनके बच्चों को ध्यान रखिएगा, उनके बच्चों को निजी स्कूल भी, यानी कि प्राइवेट स्कूल भी होगा ना, तो उसमें भी क्या करना पड़ेगा, 25% के आरक्षण की बात करता है। यहाँ पे क्या करता है, 25% आरक्षण की बात करता है कि भले ही वो क्या हो, प्राइवेट स्कूल ही क्यों ना हो, लेकिन यहां भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये सुविधाएं आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये आरक्षण की बात यहाँ पे करते हैं, जो कि यहाँ पे बातें समझ सकते हैं, ये सारे इस एक्ट में मेंशन किया गया है। और साथ ही साथ देखें तो यहाँ पे स्कूलों में स्कूल प्रबंधन को लेकर यहाँ पे बात की जाती है। यहाँ पे स्कूल प्रबंधन को लेकर बात की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि हम क्या करेंगे ना, आपके बच्चों के लिए स्कूल में क्या होगा, कुछ सुविधाएं दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पे ग्राउंड, खेलकूद के लिए आपकी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो जाएगी, खेलकूद के लिए व्यवस्थाएं की जाएगी, पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर देखें तो ये शौचालय की व्यवस्था की जाएगी। ये सब व्यवस्थाएं जो है यहाँ पे की जाएगी, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत यहाँ पे पढ़ने में ना हो। शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी, जो बेहतर शिक्षक होंगे उनके लिए क्या किया जाएगा, जो शिक्षक होंगे ना, वे शिक्षक को यहाँ पे लिया जाएगा, ऐसे स्कूल में वे शिक्षक को लिया जाएगा जो बच्चों को ठीक तरीके से गाइड कर सके, जो बच्चों को क्या कर सके, ठीक तरीके से गाइड कर सके। ऐसे यहाँ पे क्या किया जाएगा, शिक्षकों को लिया जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा,
तो कुछ क्राइटेरिया दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जैसे आमतौर पे ना जो बीएड के जो होते हैं उसको जो है ठीक से जो है ना जिनके पास डिग्री होती है उनको आमतौर पे क्या करते हैं स्कूल में आज के डेट में लेने का जो प्रोसेस रहता है वो सारी चीजें, तो यहाँ पे ये सारी चीजों देखने का यहाँ पे प्रयास सरकार करेगी। और साथ ही साथ कहा जाता है कि इसका देखरेख कैसे किया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी कौन कौन उठाएगा, तो सेंटर, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट, ये दोनों को जिम्मेदारी दी गई है, ये दोनों मिलकर इसमें क्या करेंगे, योगदान निभाएंगे। स्टेट भी क्या करेगा, यहाँ पे स्टेट भी क्या करेगा, यहाँ पे खर्चा करेगा फाइनेंशियली। यहाँ अगर देखें तो फाइनेंशियली जो है स्टेट भी क्या करेगा, यहाँ पे खर्च करेगा, मैनेज करने का प्रयास करेगा। कुछ खर्चे स्टेट करेगा और कुछ खर्चे जो है यहाँ पे सेंटर करेगा। केंद्र सरकार कुछ खर्चे और कुछ राज्य सरकार करेगी, और दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पे होगी कि ठीक तरीके से क्या करें, यहाँ पे इसको मैनेज करने का प्रयास किया जाए। अब इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका बेनिफिट क्या है, अगर हम देखें तो ये कानून बनने का बेनिफिट क्या होगा। सबसे अगर देखें तो फायदे की अगर बात करें तो फायदे क्या है, इसको होने के बाद क्या फायदा हुआ, तो सबसे बड़ी बात है हम जो कहते हैं ना समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव जो एजुकेशन होगा इसको जो है यहां पे सफलता मिलेगी, यानी कि इसको हम पूरा कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, समावेशी का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना, सबको साथ। मान लेते हैं ऐसा थोड़ी ना है कि जो अमीर बच्चे हैं, जो केवल ऐसा तो नहीं है कि केवल जो है यहाँ पे एजुकेशन में केवल जो अमीर बच्चे हैं उन्हीं को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पे सबको साथ बेनिफिट मिले, इसके लिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा इस एक्ट के आने के बाद। उसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद अगर हम देखें तो कहा जाता है कि जो सामाजिक एकीकरण है, सामाजिक एकीकरण पे बल देगा ये। इसका क्या मतलब होता है कि समाज एक पैटर्न पे चले, ऐसा नहीं है कि बड़े जो अमीर लोग हैं उसी के बच्चे आगे निकल जाएं और गरीब के बच्चे जो है पीछे रह जाएं। इसके लिए जो है ताकि हम समाज में एकता लाएं, एकीकरण लाएं, इसके लिए ये व्यवस्था किया गया है ताकि समाज में सारे बच्चे चाहे वो गरीब हो अमीर हो सारे बच्चों को यहाँ पे क्या मिले, एजुकेशन मिले। और ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे इसलिए भी की गई है जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। और इस तरीके से साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर हम देखें तो अगर हम डाटा की अगर बात करें तो जब ये कानून बना 2009 में, तो 2009 से लेकर 16 तक का जब डाटा निकाला गया तो इसमें जो है क्या हुआ, जो एडमिशन जो नामांकन जो करवाते हैं ना बच्चे, इसमें ग्रोथ देखा गया। कितना, जो 6 से लेकर जो 8 जो 14 साल के जो बच्चे हैं इनमें जो ग्रोथ देखा गया किसना, तो लगभग जो है 90 पॉइंट जो है ना 4 जो है यहाँ पे देखें तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ग्रोथ देखा गया, यानी कि 19.4% जो है यहाँ पे ग्रोथ देखा गया, जो कि इसका यहाँ पे दर्शाता है कि किस तरीके से ये बहुत तेजी से क्या हो रहा है, हमारे समाज में शिक्षा को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, एक प्रयास है जो कि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ अगर इसकी लिमिट्स अगर सीमाएं देखें तो नुकसान तो नहीं बोलेंगे, इसकी सीमाएं और भी बेहतर हो सकता था, इसको और भी बेहतर किया जा सकता था। जैसे कि यहाँ पे जो 6 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं इसको बढ़ा के क्या सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी, 0 से लेकर 18 साल तक बच्चों को आमतौर पर अगर हम शिक्षा देते तो ये और भी ज्यादा समावेशी हो पाता, और भी ज्यादा क्या होता, समावेशी होता, और भी बेहतर तरीके से चीजें हो सकती थी। तो यहाँ पे ये देखा जाता कि ये भी किया जा सकता था। साथ ही साथ अगर देखें तो जो 6 वर्ष तक अगर देखें 6 वर्ष से पहले के बच्चों को लेकर यहाँ पे इस एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, 6 से लेकर 14 वर्ष तक है, लेकिन 6 वर्ष से पहले जो है इसमें यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं है, क्योंकि यह भी इसकी एक लिमिटेशन मानी जाती है। साथ ही साथ अगर देखें तो यहाँ पे एक चीज और भी, टीचरों की काफी कमी है। अगर देखें तो बेहतर शिक्षकों की आज भी जो है कमी देखी जाती है। इस पर सरकार बहुत बड़ा स्टेप लेने से बचती है, इसमें सरकार जो है ना बहुत बड़े स्टेप लेने से यहाँ पे क्या होती है, बचती है। तो शिक्षक के भी यहाँ पे बेहतर शिक्षक की कमी देखी जाती है, जो कि आप देखते हैं आए दिन जो है आप यहाँ पे सुनते रहते हैं कि स्कूल में जो है ना टीचर है ही नहीं, यहाँ पे केवल कहने के लिए स्कूल है लेकिन वहां पे बेहतर है भी तो बेहतर शिक्षक नहीं है। तो यह बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर तुलना करें पूरी दुनिया की तो तुलना में अगर देखें तो भारत कहाँ पे दिखता है, तो भारत जो है सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जीडीपी जो इसका अपना खर्च करता है ना पैसा, 3 से 4% करता है। जितना ज्यादा जीडीपी इनके पास है लगभग 3 से 4% क्या होता है यहाँ पे अपने जीडीपी का ये अपना खर्च करता है। अगर हम विकसित देश की बात करें, अगर हम विकसित देश की बात करें तो ये जो है अपने जीडीपी का, ये अपने जीडीपी का लगभग 5 से 6% जो है, इससे ऊपर ही
यहाँ पे ये खर्च करता है। इसीलिए अगर हम तुलना करें, अमेरिका की तुलना करें या फिर जापान की बात करें, तो वहां पे या यूरोपियन कंट्री की बात करें, तो ये सारे कंट्री जो है, यूरोपियन कंट्री की बात करें, ये सारे जो कंट्री हैं वहां पे देखेंगे शिक्षा की स्तर जो है काफी बेहतर है। यहाँ पे अगर देखें तो लगभग 95% यहाँ पे शिक्षा का स्तर, उससे ऊपर यहाँ पे शिक्षा का स्तर निकाला जाता है, बेहतर है, जो कि आप समझ सकते हैं। भारत की अगर बात करें तो 77 to 78% यहाँ पे माना जाता है कि हमारे यहाँ पे शिक्षा दर है, जो कि आप समझ सकते हैं कितना गैप है। अगर हम देखें तो हालांकि माना जाता है कि जो हमारे यहाँ पे जो दक्षिणी एशिया है, दक्षिणी एशिया में आमतौर पे क्या है, हमारी स्थिति कुछ ठीक है, लेकिन बाकी देशों से तुलना में हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन फिर भी दक्षिणी में अगर हम बात करें एशिया की, तो वहां पे चाइना, चीन जो कि हमारे बगल में बैठा हुआ है, इसके पास 96% जो है दर है शिक्षा की, जो कि आप समझ सकते हैं कि कितने जो है ऊपर स्तर पे यहाँ पे दिखता है हमसे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं तमाम तरह की कमियां हैं और भी बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि ये जो स्टेप है राइट टू एजुकेशन एक्ट लाने का, ये बहुत ही बेहतर स्टेप है, जो कि आप समझ सकते हैं। धीरे धीरे जो इसका ग्रोथ रेट भी देखा जा रहा है, जो कि आप समझ सकते हैं। तो कुल मिला के अगर कहा जाए, आज का निष्कर्ष अगर देखा जाए, तो यहाँ पे और भी काम करने की जरूरत है। हमें जो है अपने जीडीपी में और भी यहाँ पे बदलाव करने की जरूरत है, अपने खर्चे को बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हम क्या हो सके, और भी ज्यादा शिक्षित हो सके। आपको पता होगा, देश को अगर बेहतर बनाना है, अगर आप चाहते हैं सच में देश को बहुत ज्यादा विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको शिक्षा पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिक्षा के संभव ही नहीं है कि आप क्या कर सके, देश को बेहतर बना सके। तो आपको किसी भी हाल में अगर आप चाहते हैं कि जितने सारे यूथ हैं इसका लाभ उठाना, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे शिक्षा तो बेहतर करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अगर आप चाहते हैं सच में मजबूत बनाना देश को, तो शिक्षा पे आपको काम करना पड़ेगा। हालांकि ये स्टेप अच्छा है, लेकिन आगे और भी बेहतर जो है, जो हमारे खर्चे हैं, जो आमतौर पर शिक्षा में जो कम खर्चे जो कि आप देख रहे हैं काफी कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है, ताकि हमारा समाज और भी शिक्षित, समृद्ध और बेहतर हो सके। ताकि नॉलेज, जब लोगों के भीतर जो है ना बेहतर शिक्षा जब जाएगी, तो जो आम तरह के जो दुनिया भर के क्राइम होते हैं और सारी चीजें जो होती है, इसमें भी कमी देखी जा सकती है। देखिए, सारे चीजों का जड़ जो है ना, अगर हम ठीक से बच्चों को शिक्षित कर देना, तो कई सारे प्रॉब्लम जो है यूं ही दूर हो जाएंगे। जो तमाम तरह के जो प्रॉब्लम से हम लड़ते रहते हैं कि यहाँ पे अगर देखें तो जो वायलेंस हो जाता है, कभी यहाँ पे हिंसा हो गया, कभी वहां पे हिंसा हो गया, ये तमाम तरह के जो सरकार के जो है यहाँ पे जो बर्डन आता है, वह भी कम हो सकता है अगर सरकार जो है ना ठीक तरीके से शिक्षा पे काम करे। तो आई होप आपको ये ठीक तरीके से ये बातें समझ आई होगी, किस तरीके से राइट टू एजुकेशन एक्ट बात करता है, और किस तरीके से एक जो है एक तरीके से बहुत बेहतर स्टेप जो है, एक बहुत बड़ा स्टेप था, जो कि 86th अमेंडमेंट में जो लिया गया, जो कि अपने आप में समझ सकते हैं। तो देखिए अब आगे की स्थिति क्या बनती है, वो आगे जो है देखने वाली बात होगी। लेकिन आप जो है इस विषय पे क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। और भी अगर लगता है कि कुछ टॉपिक पे आपको लगता है कि जिसमें जानकारी की अभाव है, अगर आप जरूर जो है हमें बताएं, ताकि हम क्या करें, उस पर वीडियो बना सके। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।